नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहानी तो शुरू होती है 2000 से, मगर तब यूपी में जुर्म की सूरत थोड़ी अलग थी, क्योंकि तब जुर्म और सियासत ऐसे घुला मिला था कि नेता और क्रिमिनल को साथ साथ देखना मानो रोजमर्रा की बात हो। लिहाजा कहानी शुरू करते हैं 2008 से और चलते हैं 2020 तक, क्योंकि 2020 में विकास दुबे की कहानी लगभग खत्म ही हो जाएगी। तो इन 12 सालों में जब आप फ्रेम दर फ्रेम विकास दुबे को देखेंगे तो राजनीति, अपराध और पुलिस तीनों की तिकड़ी की दास्तान बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तस्वीर में बुराई नहीं है। बड़े और सम्मानीय लोगों के आगे पीछे दाएं बाएं खड़े होकर कोई भी फ्रेम में घुस सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि विकास दुबे भी ऐसे ही इन सब फ्रेम में घुस गया। पर दिमाग काम करना तब बंद कर देता है जब ये सोचता हूं कि जिसके सर पर 150 मुकदमे हैं, कायदे से जिसे खुद पुलिस से दूर भागना चाहिए, वही गुंडा उन्हीं पुलिस वालों के सुरक्षा घेरे में घुसकर इन बड़े और सम्मानीय नेताओं के आगे पीछे दाएं बाएं खड़े होकर और इतना रिस्क लेकर ऐसे फोटो फ्रेम में आने का उसे क्या फायदा? फायदा तो है जनाब, भरपूर फायदा है। अगर ये नेताओं के आगे पीछे न होता तो शर्तिया यूपी के टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में इसका नाम होता, जबकि ये टॉप 50 में भी नहीं है। अगर ये नेताओं के इर्द गिर्द न होता तो एनकाउंटर की लिस्ट में शर्तिया इसका नाम सबसे ऊपर होता। मगर एनकाउंटर तो छोड़िए, 150 मुकदमे सर पर होने के बावजूद इसका नाम तो अपने इलाके के ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, यूपी के सत्ता में बैठे चाहे वो नेता हो, IAS अफसर, IPS, लोकल पुलिस, हर जगह विकास दुबे की घुसपैठ है। बदनसीबी देखिए कि यूपी के जिस स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF को अब विकास दुबे को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, उस STF तक में विकास दुबे के हमदर्द बैठे। बात 2008 की है, तब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी और विक्रम सिंह यूपी के पुलिस महानिदेशक। मायावती के कहने पर तब यूपी पुलिस ने राज्य भर के छटे हुए बदमाशों की एक लिस्ट बनाई थी। बाद में इसी लिस्ट के हिसाब से उन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। कमाल देखिए, उस वक्त भी यानी 2008 में विकास दुबे के सर पर 43 मुकदमे थे। कत्ल की कोशिश, जबरन वसूली समेत तमाम संगीन जुर्म उसके नाम थे। पर इसके बावजूद न तो विकास दुबे का नाम इस लिस्ट में था और न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि मायावती विकास दुबे को सिर्फ जानती ही नहीं थी बल्कि उसे तो नाम से पुकारती थी। बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाय नेम बाय फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं। बाद में सत्ता बदली पर विकास दुबे की खुशनसीबी नहीं बदली, ठसक सपा राज्य में भी कायम। लखनऊ में सत्ता के गलियारों के फोटो फ्रेम में अब भी वो मौजूद था। इस फ्रेम में तब यूपी की कैबिनेट मंत्री अरुणा कोरी के साथ विकास दुबे नजर आया था। पत्नी के चुनावी पोस्टर में साइकिल ऐसी चिपकाई कि मजाल क्या जो पुलिस की जीप रास्ते में आ जाए। हाथी और साइकिल की सवारी के बाद यूपी में कमल खिला, पर विकास दुबे का चेहरा तब भी नहीं मुरझाया। योगी सरकार के आते ही खुद मुख्यमंत्री योगी ने बदमाशों के नाम खुली चेतावनी जारी की, सुधर जाओ या यूपी छोड़ दो। उसी दौरान राज्य भर के बदमाशों के खिलाफ बाकायदा अभियान भी चलाया गया, चुन चुन कर बदमाशों को ठोका गया। पर 2008 के 43 मुकदमों से तरक्की करते करते 125 मुकदमे पार करने के बाद भी विकास दुबे यूपी पुलिस को खतरनाक बदमाश नहीं लगा। यही वजह है कि 2017 में इसी अभियान के दौरान यूपी STF ने विकास दुबे को गिरफ्तार तो किया, मगर लखनऊ के कृष्णानगर थाने में मामूली मारपीट के इल्जाम में, जबकि उसके जुर्म का बही खाता तो कानपुर में खुला हुआ था। दरअसल अंदर की खबर यह थी कि विकास दुबे को एनकाउंटर से बचाने के लिए ही मामूली लड़ाई झगड़े के मामले में पकड़कर कुछ दिनों के लिए अंदर कर दिया गया था। यानी तब STF ने उस पर मेहरबानी ही की थी। इस मेहरबानी को जरा तसल्ली से समझिए। महीने भर पहले तक कानपुर के एक SSP हुआ करते थे जिनका STF में एक लंबा कार्यकाल रहा है। इन्हीं SSP साहब ने चौबेपुर थाने में विनय कुमार तिवारी को दरोगा बनाकर भेजा था। ये वही विनय कुमार तिवारी जिन पर विकास दुबे के साथ सांठगांठ और 2 जुलाई को हुए पुलिस ऑपरेशन की मुखबिरी का इल्जाम है। कानपुर के वो SSP साहब एक बार फिर से STF में पहुंच गए, उसी STF में जिसे विकास दुबे को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी साल भर पहले ही यानी 2019 में योगी सरकार ने हर जिला पुलिस को अपने अपने जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाने को कहा था। इसके लिए पैमाना ये था कि जिस किसी के भी सर 6 से ज्यादा मुकदमे होंगे
उसका नाम इस सूची में शामिल होगा। पर कमाल देखिए, 150 मुकदमे वाला विकास दुबे, उसके भाई और कजन अतुल दुबे, दीपू दुबे और संजय दुबे का नाम इस लिस्ट में शामिल ही नहीं। इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ये तो सबने देखा, मगर कानून इतना अंधा हो सकता है, यकीन नहीं होता। योगी सरकार के ऑपरेशन क्लीन के दौरान पूरे प्रदेश में दनादन एनकाउंटर की शुरुआत हुई। आनंद देव ने भी कानपुर में ताबड़तोड़ मुठभेड़ें की। कहते हैं कि उन्होंने 160 से ज्यादा एनकाउंटर किए, ज्यादातर लोगों को पैरों में गोली मारी, लेकिन विकास दुबे को खरोंच तक नहीं आए। या यूं कहें कि बिकरू गांव तक आते आते एनकाउंटर की ये फहरिस्त खत्म हो गई। नेताओं और पुलिस की मेहरबानी से जुर्म के धंधे में लगातार विकास करते रहे विकास दुबे की पहुंच का एक नमूना और देखिए। 4 महीने पहले चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी और विकास दुबे के रिश्तों को लेकर सीओ देवेंद्र मिश्र ने जो खत एसएसपी के नाम लिखा था, अब उस खत से ही पूरा पुलिस महकमा पल्ला झाड़ रहा है। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु कह रहे हैं कि उन्हें सीओ साहब की एक चिट्ठी कभी मिली ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सीओ ने ये चिट्ठी भेजी ही नहीं तो फिर लिखी क्यों? सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र के इस एनकाउंटर में शहीद होने के बाद खुद उनके साढ़ू कमलनाथ दुबे ने उनकी डायरी से इस चिट्ठी को हासिल होने की बात कही थी और इसे मीडिया वालों से साझा किया था। ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, एनकाउंटर के दौरान बिकरू गांव की बिजली काटे जाने को लेकर भी अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। छानबीन में पता चला कि एनकाउंटर से ऐन पहले विकास दुबे को फायदा पहुंचाने और पुलिस टीम को मुसीबत में डालने के लिए चौबेपुर थाने से ही लाइनमैन को फोन कर बिजली काटने को कहा गया था। लेकिन अब खुद पुलिस बिजली कटवाए जाने की उस हरकत की नई थ्योरी पेश कर रही है। एसएसपी की माने तो चौबेपुर थाने के दरोगा विनय तिवारी ने लाइनमैन को फोन कर बिजली कटवाई जरूर थी, पर ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस टीम को अंधेरे का फायदा मिल सके। पूछताछ में ये पता चला कि इसलिए बिजली काटने की उन्होंने फोन किया है ताकि वहाँ पे जो लाइट की रोशनी में बदमाश पुलिस को देख के मार रहे थे। तो पहले ये लोग दबिश में गए थे 1 बजे के आसपास, तब लाइट की रोशनी पे ही पुलिस वालों को टारगेट बना के मार रहे थे। इसलिए दोबारा पुलिस वाले टारगेट न बन जाए, इसलिए वहाँ की लोकल एसओ के द्वारा फोन करके बताया गया है कि वहाँ पे बिजली काटने के लिए। यानी हैरानी की बात है कि पुलिस अब उसी बात पर भरोसा कर रही है जो विनय तिवारी कह रहा है। विनय तिवारी ये वही दरोगा है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने विकास दुबे की मदद की थी। हालांकि विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है और अब एसटीएफ उससे पूछताछ भी करेगी, लेकिन पुलिस की इस सोच पर हैरानी होती है। बाकी आप समझदार हैं इसलिए समझ गए होंगे कि अब इस पूछताछ में क्या निकलेगा, क्योंकि मामला पूरी यूपी पुलिस की साख का है। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। 5 दिन बीत चुके हैं, 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पुलिस की 50 से ज्यादा टीमें खाक छान रही, पर विकास दुबे हाथ नहीं आ रहा। क्या यह यूपी पुलिस की नाकामी नहीं है? अगर सचमुच यूपी पुलिस जल्दी विकास दुबे को नहीं पकड़ती है तो फिर सवाल उठेंगे। सवाल यह कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है या फिर पकड़ना चाहती ही नहीं है। 120 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस अब भी खाली हाथ है। 8 पुलिस वालों को बेमौत मारने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कहां है? इस पर पुलिस अभी भी दाएं बाएं ही देख रही है। देश की सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्था के पास बस इतना ही है कि वो 5 दिन से विकास दुबे की पोस्टर चिपका रही है। ये घटना जरूर हमारे लिए एक चैलेंज है जिसको हम लोग वर्कआउट करेंगे और कुछ लोग इसमें ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुके हैं और जो मुख्य अभियुक्त और उसके जो मुख्य साथी हैं उनको भी हम जल्द ही कानून के हवाले करेंगे। उस पर रखे 50,000 के इनाम को 2.5 लाख तक बढ़ा चुकी है। लेकिन जो बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों के फोटो वाले फ्रेम में अपनी जगह बना लेता था, वही विकास दुबे पुलिस की खोजबीन के फ्रेम में समा ही नहीं पा रहा है। जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाय नेम बाय फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं। उन गोलियों का हिसाब ढूंढा जा रहा है जो 8 पुलिस वालों के सीने में धसी हैं।
यहाँ पे जो डेथ हुई थी वो तो इससे आए थे। वहाँ पे एक आदमी था, वो बोला कि वो देखो लेटा हुआ है, क्योंकि ये दीवार लंबी है तो रात में इधर का ज़्यादा नहीं दिखता है, यहाँ छाई पड़ जाती। तो वो बोला वो देखो लेटा हुआ है। वहाँ से 4 आदमी कूदे, मुँह उनका बंधा हुआ था, हमने उधर कॉर्नर से देखा था, बंधा हुआ था। उन्होंने मारा और बस जैसे यहाँ गोलियां चलने लगी तो मेरे दोनों बच्चे इस कमरे में तो इतनी तेज कीक रहे थे, रो रहे थे, इतना दहशत थी, फिर आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विकास को ठिकाने देने वाले उसके दोस्तों को तलाश रही है। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की 50 से ज्यादा टीमें विकास दुबे की तलाश में जुटी हैं। 40 थानों की पुलिस राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले अपराध के विकास की गर्दन पकड़ना चाहती है, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं है। 3 राज्यों में विकास के संभावित ठिकानों। इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम ने मंगलवार को विकास के अपराध में साथ देने वाले जय वाजपेयी से भी पूछताछ की। उसके घर की तलाशी। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में विकास के शानदार आशियाने से उसके बजबजाते हुए गुनाहों का कच्चा चिट्ठा पुलिस निकाल रही है। पिछले गुरुवार की रात तक उत्तर प्रदेश के मुजरिमों की सूची में विकास का नाम काफी नीचे था, वो टॉप 10 में भी नहीं था। लेकिन 8 पुलिस वालों की घात लगाकर हत्या ने विकास को यूपी के टॉप 3 क्रिमिनल में शामिल कर दिया। पहले पर अगर बदन सिंह बद्दो है तो दूसरे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आशुतोष और तीसरे नंबर पर अब विकास दुबे। अभी पुलिस उन सायों तक को खंगाल रही है जिसके पीछे विकास का साया हो सकता है। पुलिस विकास के गांव बिकरू तक पहुंची। वहां कुछ घरों में तलाशी के दौरान जिंदा बम मिली, तो वहीं पुलिस उस कुएं तक भी पहुंच गई जिसमें विकास के गुनाहों के राज हो सकते हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर एक कुआं बना है जो कि गांव के बीच का कुआं है और पुलिस को शक है कि इसके भीतर भी तमाम सबूत हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने इसको खंगालने का फैसला किया है और चूंकि ये अंदर से काफी गंदा है और गहरा है, इसीलिए इसके अंदर का पानी निकालने के लिए यहाँ पर पंपिंग सेट लाया गया है जिससे इसका पानी निकाला जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा कि किसी तरीके के सबूत हैं या नहीं है। और ये कुआं जो है वो ठीक घर के बगल में है। विकास दुबे एक बानगी है अपराध के विकास की, इसीलिए उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह हाथ पांव मार रही है। वो उन्नाव में विकास के बहन और बहनोई के घर तक पहुंची जहां ताला लटका है। लेकिन विकास का खौफ इतना है कि दिन के उजाले में कोई उसके खिलाफ एक सांस तक लेना नहीं चाहता। ऐसा कोई पाताल नहीं जहां से पुलिस किसी को निकाल न ले, ऐसा कोई आसमान नहीं जहां किसी अपराधी को पनाह मिल जाए। तो मानकर चलिए कि जुर्म का विकास कानून की चौखट पर आएगा जरूर, पर लाख टके का सवाल यही है कि कब। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। पुलिस वालों पर हमला कर भागते भागते विकास दुबे ने लखनऊ में अपनी बीवी को फोन कर क्या कहा था, पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। 8 पुलिस वालों को मारने के बाद विकास दुबे समझ चुका था कि इस बार उसे बचाना नेता और पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भागते भागते उसने लखनऊ में अपनी पत्नी ऋचा दुबे को फोन किया और कहा कि वो भी घर छोड़कर फौरन भाग जाए। 2 जुलाई की रात 2 बजे से ही विकास दुबे के सारे फोन बंद हैं। यहां तक कि विकास दुबे की पत्नी जिला पंचायत सदस्य ऋचा दुबे का फोन भी बंद हो चुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऋचा का फोन बंद होने से पहले विकास दुबे ने ऋचा से कहा था कि वो घर छोड़कर कहीं भाग जाए। ऋचा लखनऊ के कृष्णानंद इलाके में रहती है। विकास दुबे ने बिकरू गांव के अपने किलेनुमा मकान में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे और इस कैमरे का आउटपुट ऋचा दुबे के मोबाइल फोन में ही था। यानी ऋचा हर पल अपने मोबाइल के जरिए गांव के घर पर भी नजर रखती थी और जब कभी पुलिस विकास दुबे के घर पहुंचती या फिर उसे पूछताछ के लिए साथ ले जाती, ऋचा अपने मोबाइल फोन से वो सीसीटीवी फुटेज वायरल कर देती। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।